दोस्तों, जब हम इस वीडियो पर काम कर रहे थे तब क्रिकेट वनडे विश्व कप 2023 अपने चरम पर पहुंच गया था। पहले 4 स्थानों पर ग्रुप स्टेज खत्म करने की होड़ शानदार तरीके से आगे बढ़ रही थी और ऐसे में जब हर कोई विश्व कप को लेकर के कयास लगा रहा था, हमारी नजर किसी दूसरी तरफ जाकर के ठहर गई। हमने देखा कि एक गेंदबाज की हैसियत से इस विश्व कप में शामिल सिर्फ एक ही खिलाड़ी ऐसा है जिसे अपनी टीम को लीड करने का मौका मिला है। क्रिकेट के खेल में ऐसा क्यों होता है कि ज्यादातर मौकों पर सिर्फ बल्लेबाजों के हाथ में टीम की कमान होती है? इसके पीछे कौन से कारण है? वो कौन से गेंदबाज रहे जिनके पास काबिलियत थी लेकिन उन्हें कभी अपने देश को लीड करने का मौका नहीं मिला, और मिला भी तो कम समय के लिए। विशेष परिस्थितियों में ही उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई। साथ ही हमने उन गेंदबाजों के बारे में भी जानकारी हासिल की जिन्हें अपने देश को लीड करने का मौका मिला और उनमें से बहुत से खिलाड़ियों ने कप्तान के तौर पर बेहतरीन प्रदर्शन किया था। इन्हीं सब सवालों और जवाबों के जरिए हमें जितनी जानकारी हासिल हुई वो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक बात जान लेना जरूरी है कि बैटिंग ऑलराउंडर्स को हमने गेंदबाजों की गिनती में शामिल नहीं किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम, यानी कि क्रिकेट अच्छे लोगों का खेल है। मगर ये अच्छे लोग आखिर है कौन? अभी ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो क्रिकेट खेलता है वो सभी अच्छे लोग हो। फिर क्रिकेट के पीछे चलने वाले इस सबसे पुराने वाक्य का क्या मतलब है? मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत से लोगों के मन में यह सवाल कभी न कभी तो आया ही होगा। तो चलिए आज इस सवाल का जवाब जान लेते हैं, क्योंकि यहीं से हमारे आज के क्यों का जवाब भी हमें मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, बात दरअसल यह है कि हम सभी जानते हैं कि क्रिकेट इंग्लिश लोगों का खेल है और वहां से इस खेल ने अलग अलग देशों तक अपना सफर तय किया था। तो जब से यह खेल इंग्लैंड में शुरू हुआ था, इसको खेलने वाले लोग 2 पक्षों में बट गए थे। पहले थे जेंटलमैन्स, यानी वो लोग जो इस खेल को सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए खेलते थे और बहुत अच्छे बैकग्राउंड से संबंध रखने वाले व्यक्ति होते थे, यानी कि ये लोग क्रिकेट खेलने के लिए किसी तरह की सैलरी नहीं लेते थे। इन्हें अमेच्योर भी कहा जाता था। दूसरे पक्ष में वो लोग होते थे जिनकी रोजी रोटी का पूरा बंदोबस्त क्रिकेट के जरिए ही होता था। ये प्रोफेशनल्स थे और उनके लिए पैसे कमाने का एकमात्र तरीका क्रिकेट ही हुआ करता था, और ये खिलाड़ी समाज के निचले स्तर से आते थे। जेंटलमैन खिलाड़ियों के पास पावर और पैसा दोनों चीजें थी, तो यह खेल भी उन्हीं के अनुसार चलता था। ज्यादातर ऐसे खिलाड़ी गेंदबाजी करना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि शुरू से ही क्रिकेट खेलने वाले लोगों का मानना था कि गेंदबाजी मेहनत मजदूरी वाला काम होता है और बड़े लोग मेहनत नहीं करते हैं। साथ ही जेंटलमैन लोग ही अपनी टीमों के कप्तान भी हुआ करते थे। यहाँ से एक मानसिकता तैयार हो गई कि क्रिकेट का खेल बड़े और धनवान यानी बल्लेबाजों का खेल है और गेंदबाज का काम सिर्फ बल्लेबाजों को खेल में मदद करने तक ही सीमित है। क्रिकेट का खेल जब भारत में आया तब भी अंग्रेजी हुकूमत के अधीन भारतीय लोग अंग्रेजी खिलाड़ियों के लिए भोजन तैयार करने, मैदान की सफाई करने, गेंदबाजी करने और जी हुजूरी करने के लिए काम में लिए जाते थे। हालांकि क्रिकेट इतिहास की तरफ देखें तो पता चलता है कि साल 1962 में क्रिकेट खिलाड़ियों के इन दोनों धड़ों को खत्म कर दिया गया था, मगर फिर भी पिछले 200 साल पुरानी सोच में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ और गेंदबाजों को कप्तान के लिए सही चुनाव न समझे जाने के पीछे आज भी बहुत हद तक यही पुरानी सोच ही काम कर रही है। इसी सोच का असर आप देखते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट क्रिकेट इतिहास में सिर्फ 2 स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज हैं जिन्हें कप्तानी करने का मौका मिला। पैट कमिंस से पहले सिर्फ एक गेंदबाज को केवल एक मैच के लिए कप्तान बनाया गया था। दूसरी तरफ इंग्लैंड को भी किसी स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज को एक अच्छे खासे समय के लिए कप्तान बनाने में लगभग 100 सालों का समय लग गया था, जिसके बाद बॉब वेल्स के रूप में इंग्लैंड ने टीज में अच्छे तेज गेंदबाज को लंबे समय के लिए कप्तान बनाया था। इस तरह एक धड़े के सभी लोगों को खराब मापदंड पर तौलकर सभी अधिकार सौंप देने वाली पुरानी गलती एक बड़ा कारण बन गई, जिसकी वजह से आज भी किसी टीम के सबसे अच्छे बल्लेबाज को ही कप्तानी के लिए सही माना जाता है। और यह बात एक तरह से क्रिकेट में एक ऐसा नियम बना गई है जो कहीं किसी किताब में दर्ज नहीं है, लेकिन सिर्फ यह एक ही वजह नहीं है जिसके कारण गेंदबाजों को बल्लेबाजों से कमतर कप्तानी के लिए गलत विकल्प माना जाता है। इसके पीछे और भी बहुत से कारण हैं, लेकिन उससे पहले चलिए बात करते हैं उन गेंदबाजों के बारे में जिन्हें अपने देश को मैदान पर लीड करने का मौका मिला और उन्होंने बेहतरीन तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभाया था। जेम्स लिलीवाइट ने इंग्लैंड की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे पहले मैच में कप्तानी की भूमिका निभाई थी, जो एक ऑलराउंडर थे और उनके गेंदबाजी प्रदर्शन को देखते हुए ज्यादातर लोग इस खिलाड़ी को बॉलिंग ऑलराउंडर की श्रेणी में रखते हैं। इस तरह कहा जा सकता है कि इंग्लैंड क्रिकेट इतिहास का पहला कप्तान एक अच्छा गेंदबाज भी था। जेसी व्हाइट और फ्रैंक ब्राउन के बाद 50 के दशक में टेड डेक्स्टर वो पहले खिलाड़ी माने जाते हैं जिन्हें बल्लेबाजी से ज्यादा अच्छे से गेंदबाजी करना आता था। इस खिलाड़ी ने 30 मैचों में इंग्लैंड को लीड किया था, जिसमें से 9 मैचों में इनकी टीम को जीत हासिल हुई थी। डेक्स्टर के बाद रे इलिंगवर्थ भी एक शानदार गेंदबाज थे जिन्हें 31 मैचों में
टीम को लीड करने का मौका मिला था और उनका प्रदर्शन भी काफी हद तक डेक्स्टर की तरह ही था। यह बात भी ध्यान देने लायक है कि साल 1962 तक लगभग 44 जेंटलमैन खिलाड़ियों की कप्तानी में खेलने के बाद भी जब ऐसे शब्दों को खत्म कर दिया गया था, उसके बाद जिस पहले खिलाड़ी ने इंग्लैंड को लीड किया वो लेन हटन एक बल्लेबाज ही थे। यह इशारा था उस मानसिकता की तरफ जो किताबी नियमों से अलग होने के बाद भी एक लंबे समय तक क्रिकेट पर काबिज रहने वाली थी। और 80 का दशक आते आते इंग्लैंड की टेस्ट टीम में इयान बोथम और बॉब विल्स जैसे खिलाड़ियों ने कप्तानी की भूमिका निभाई, मगर इन दोनों खिलाड़ियों को अपने लंबे करियर में मिलाकर सिर्फ 32 मैचों में ही कप्तानी करने का मौका मिला, जिसमें से बोथम कोई भी टेस्ट मैच में इंग्लैंड को जीत नहीं दिलवा पाए थे और दूसरी तरफ विल्स को 7 मैचों में जीत हासिल हुई थी। विल्स और बोथम के बाद इलिंगवर्थ को वनडे क्रिकेट में भी इंग्लैंड की कप्तानी करने का मौका मिला। उनके बाद फ्लिंटॉफ वो खिलाड़ी रहे जिन्हें दोनों फॉर्मेट्स में इंग्लैंड का कप्तान बनाया गया था। कम मौके मिलने की वजह से कोई भी स्पेशलिस्ट गेंदबाज या बॉलिंग ऑलराउंडर एक कप्तान के तौर पर कोई बड़ा कारनामा इंग्लैंड के लिए नहीं कर पाया और यही वजह है कि किसी भी सदी में स्टुअर्ट ब्रॉड और ग्रीम स्वान जैसे बेहतरीन खिलाड़ियों को भी बल्लेबाजों की तुलना में बहुत कम मैचों में ही कप्तानी करने का मौका मिल पाया था। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ हालात और भी खराब दिखाई देते हैं। एच ट्रिम्बल नाम के खिलाड़ी से यहाँ बॉलिंग ऑलराउंडर्स को कप्तान बनाने की शुरुआत हुई थी, ऐसा माना जाता है। और उसके बाद रे लिंडवाल एक लंबे समय तक वो एकमात्र गेंदबाज बने रहे जिन्हें ऑस्ट्रेलिया को किसी भी फॉर्मेट में लीड करने का मौका दिया गया था। लिंडवाल को 1956 में सिर्फ एक मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया का कप्तान बनाया गया था। इसी समय के दौरान रिची बेनॉड जो एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर थे, उन्होंने एक अच्छे खासे समय के लिए ऑस्ट्रेलिया को लीड किया था और 12 मैचों में टीम को जीत दिलाने में कामयाब रहे थे। शेन वार्न इस लिस्ट में शामिल होने वाले शायद सबसे बदनसीब खिलाड़ी है। इनके पास लीडरशिप की काबिलियत होने के बावजूद भी सिर्फ 11 वनडे मैचों में ही इस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया का कप्तान बनाया गया था, जिनमें से 10 मैचों में ऑस्ट्रेलिया को जीत हासिल हुई थी। लेकिन उसके बाद एक से बढ़कर एक बेहतरीन बल्लेबाजों की भीड़ में कभी भी इस गेंदबाज पर ऑस्ट्रेलिया मैनेजमेंट ने ध्यान नहीं दिया। शेन वार्न के बाद लगभग 3 दशक खाली ही निकल गए और फिर पैट कमिंस अगले गेंदबाज बने जिन्हें अपने देश को लीड करने का मौका मिला। और इन्होंने किस तरह अपनी टीम को मुख्य तौर पर टेस्ट क्रिकेट में बेहतरीन बनाया है ये हम सभी जानते हैं। पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के 150 सालों के क्रिकेट इतिहास में किसी टीम को टेस्ट क्रिकेट में लीड करने वाले दूसरे स्पेशलिस्ट गेंदबाज हैं। व्हाइट बॉल क्रिकेट में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई गेंदबाज इस देश को विश्व कप में लीड कर रहा है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास की तीसरी टीम के बारे में तो ट्रेवर गोदार्ड और नुपेन और पहले बॉलिंग ऑलराउंडर माने जाते हैं जिन्हें दक्षिण अफ्रीका को कुल मिलाकर 14 मैचों में कप्तानी करने का मौका मिल पाया था। इसके बाद वेंडर मर्व जो स्पिन गेंदबाज थे, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को 60 के दशक में एक कप्तान के तौर पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जिताने में कामयाब भूमिका निभाई थी। 20 सालों के बैन के बाद जब दक्षिण अफ्रीका को फिर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करने का मौका मिला तब पोलाक को 26 टेस्ट और 92 वनडे मैचों के अलावा एक T20 मैच में भी कप्तानी करने का मौका मिला और ये गेंदबाज आज भी ग्रीम स्मिथ जैसे सफल कप्तानों की लिस्ट में शामिल किया जाता है। 21वीं सदी में बोथा, डुमिनी और केशव महाराज को अलग अलग फॉर्मेट्स में कप्तान बनाया गया था, मगर कोई भी बड़ी सफलता हासिल करने में कामयाब नहीं हुए। भारतीय क्रिकेट इतिहास की बात करें तो पता चलता है कि गुलाम अहमद पहले ऐसे बॉलिंग ऑलराउंडर थे जिन्हें एक से ज्यादा मैचों में कप्तान बनाया गया था। उसके बाद वेंकट राघवन भारतीय टीम की कप्तानी करने वाले पहले स्पेशलिस्ट गेंदबाज थे। वेंकट राघवन ही वो गेंदबाज थे जिन्हें पहली बार वनडे विश्व कप में भारत को लीड करने का मौका मिला था। इसके बाद कपिल देव, बिशन सिंह बेदी और फिर कुंबले इस लिस्ट में शामिल होने वाले खिलाड़ी थे जिनका रिकॉर्ड भी एक कप्तान के तौर पर शानदार रहा है। हाल ही में जसप्रीत बुमराह भारतीय टेस्ट टीम को लीड करने वाले पहले स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज भी बने। कुंबले वनडे क्रिकेट में भारतीय टीम की कप्तानी करने वाले आखिरी गेंदबाज थे जिनके बाद बुमराह और पांड्या को अलग अलग फॉर्मेट्स में टीम को लीड करने का मौका दिया गया था। पाकिस्तान अपने गेंदबाजों को कप्तान बनाने के मामले में बाकी सभी देशों से आगे नजर आता है। पाकिस्तान के सबसे सफल कप्तानों में आज भी वकार यूनिस और इमरान खान का नाम लिया जाता है। फजल महमूद पाकिस्तान क्रिकेट इतिहास के दूसरे कप्तान थे जिन्होंने 10 में से 2 मैचों में टीम को जीत दिलाई थी। इसके बाद इंतखाब आलम पाकिस्तान को लीड करने वाले पहले बॉलिंग ऑलराउंडर बने और सिलसिला चलता रहा। इमरान खान, वसीम अकरम और वकार यूनिस को आज भी उनकी बेहतरीन रिकॉर्ड्स की वजह से वनडे और टेस्ट क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल कप्तानों में शुमार किया जाता है। हालांकि अभी तक किसी स्पेशलिस्ट गेंदबाज ने पाकिस्तान को T20 क्रिकेट में लीड नहीं किया है। वेस्टइंडीज को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने खूंखार तेज गेंदबाजों के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है, मगर अपने गेंदबाजों को कप्तान बनाने में यह टीम बहुत पीछे नजर आती है। साल 1952 तक वेस्टइंडीज की कप्तानी करने वाले सभी खिलाड़ी यूरोपियन थे। इसके बाद फ्रैंक वारेल वेस्टइंडीज की कप्तानी करने वाले पहले नॉन व्हाइट खिलाड़ी बने जो ऑलराउंडर थे। और कुछ ऑलराउंडर ऐसे होते हैं जिन्हें बॉलिंग और बैटिंग ऑलराउंडर जैसी अन्य किसी कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। गैरी सोबर्स, फ्रैंक वॉरेल और कैलिस ऐसे ही खिलाड़ी रहे
कर्टनी वॉल्स टेस्ट क्रिकेट में वेस्टइंडीज की कप्तानी करने वाले पहले स्पेशलिस्ट गेंदबाज थे, जिनके अलावा माइकल होल्डिंग वेस्टइंडीज क्रिकेट इतिहास के उन खूंखार गेंदबाजों में से एकमात्र खिलाड़ी रहे जिन्हें किसी भी फॉर्मेट में वेस्टइंडीज को लीड करने का मौका मिला था। ब्रावो, सैमी, होल्डर और ब्रेथवेट जैसे बॉलिंग ऑलराउंडर्स ने टी20 क्रिकेट में वेस्टइंडीज को सबसे ज्यादा समय के लिए लीड किया है। न्यूजीलैंड और श्रीलंका जैसे बाकी सभी टीमों के इतिहास की तस्वीर भी कुछ इस तरह की ही रही है, जहां बहुत से ऐसे गेंदबाजों को कप्तान बनने का मौका नहीं मिल पाया जिनका योगदान क्रिकेट के खेल में बेहतरीन रहा है। चलिए बात करते हैं उन कुछ बड़े नामों पर जिन्हें अपने देश की कप्तानी करने का सही मौका नहीं मिल पाया था। शेन वार्न इस लिस्ट में शामिल होने वाले सबसे पहले खिलाड़ी हैं जिनके पास लीडरशिप काबिलियत कितनी बेहतरीन थी। इसका अंदाजा आप 2008 आईपीएल सीजन में राजस्थान रॉयल्स के कैंपेन से लगा सकते हैं, जहां पर इस गेंदबाज ने अपनी टीम के लिए कप्तान और कोच दोनों भूमिकाएं निभाई थी। वनडे क्रिकेट में कुछ गिने चुने मौके मिलने के बाद टेस्ट क्रिकेट में शेन वार्न को कभी भी कप्तान नहीं बनाया गया, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि शेन वार्न उस दौर में ऑस्ट्रेलिया टीम का हिस्सा थे जब इस देश के लिए रिकी पॉन्टिंग, स्टीव वॉ और गिलक्रिस्ट जैसे बेहतरीन बल्लेबाज खेल रहे थे। शेन वार्न के अलावा ब्रेटली और मैकग्राथ भी इस लिस्ट में शामिल होने वाले खिलाड़ियों में आते हैं जिन्हें कप्तानी के लिए कभी भी कंसीडर नहीं किया गया था। इस लिस्ट में अगला नाम जेम्स एंडरसन का आता है, जिन्होंने एक बार खुद को कभी भी टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी का मौका नहीं मिलने पर अपनी नाराजगी जताई थी, जो जायज भी है क्योंकि एंडरसन टेस्ट क्रिकेट इतिहास में इंग्लैंड के साथ साथ विश्व क्रिकेट के सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं और ऐसे गेंदबाज को कभी भी कप्तानी के लिए कंसीडर नहीं करना सच में चौंकाने वाली बात है। वेस्टइंडीज की तरफ देखें तो मार्शल और एम्ब्रोस के नाम सामने आते हैं, जिनका योगदान क्लाइव लॉयड और बाकी कप्तानों के करियर को संवारने में बहुत ही अहम रहा है, लेकिन इन गेंदबाजों को कभी भी अपनी टीम का कप्तान नहीं बनाया गया। भारत में जहीर खान इस लिस्ट में शामिल होने वाले शायद सबसे बेहतरीन और बदकिस्मत खिलाड़ी रहे हैं। इसके अलावा जवागल श्रीनाथ भी इस लिस्ट में आते हैं। साथ ही अनिल कुंबले को भी भारतीय टीम का कप्तान सिर्फ स्थान भरने के लिए विशेष परिस्थितियों में उस समय बनाया गया था जब वह खिलाड़ी अपने करियर के आखिरी दौर से गुजर रहा था। बांग्लादेश की तरफ से मशरफे मुर्तजा, श्रीलंका की तरफ से चमिंडा बास, मुरलीधरन और लासिथ मलिंगा, अफ्रीका की तरफ से डेल स्टेन और मॉर्कल कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके अनुभव को कप्तान के तौर पर कभी भी सही से यूज नहीं किया गया था। अब सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों होता है, तो इसके जवाब में बहुत से तर्क दिए जाते हैं, जिनमें से एक यह भी है कि कप्तान के तौर पर किसी खिलाड़ी का सबसे जरूरी समय फील्डिंग करते समय होता है। ऐसे में एक बल्लेबाज के पास अपने प्रदर्शन को छोड़कर टीम के बारे में सोचने के लिए गेंदबाज से ज्यादा समय होता है। कुछ लोग यह भी बोलते हैं, ये अक्सर यह देखा गया है कि जिन भी गेंदबाजों को आज तक कप्तानी का मौका मिला है उनमें से बहुत से खिलाड़ियों का प्रदर्शन एक गेंदबाज के तौर पर कप्तान बनने के बाद खराब हो जाता है। फ्लिंटॉफ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा गेंदबाजों के वर्कलोड और इंजरी होने के खतरे की बात को बोलकर भी बल्लेबाजों को कप्तान बनाने का पक्ष मजबूत किया जाता है, मगर यह बात अगर कपिल देव और इमरान खान जैसे खिलाड़ियों की तरफ देखें तो गलत नजर आती है। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट इतिहास में परसेंटेज के आधार पर सबसे सफल 10 कप्तानों की लिस्ट में से 9 बल्लेबाज शामिल हैं और सिर्फ वकार यूनिस एकमात्र गेंदबाज हैं। लेकिन दूसरी तरफ बात यह भी है कि स्टीव वॉ से लेकर विराट कोहली तक जितने भी बल्लेबाज इस लिस्ट में शामिल हैं उनको वकार यूनिस या बाकी किसी भी गेंदबाज से कहीं ज्यादा मैचों में और लंबे समय तक कप्तानी करने का मौका मिला था। इतिहास की तरफ देखें तो पता चलता है कि अभी तक जितने भी गेंदबाजों को कप्तान बनने का मौका मिला है उनमें से ज्यादातर मामलों में कोई विशेष परिस्थिति ने अहम भूमिका निभाई थी। अभी तक क्रिकेट इतिहास में सिर्फ 7 ऐसे स्पेशलिस्ट गेंदबाज रहे हैं जिन्हें अपने देश के लिए 10 या उससे अधिक टेस्ट मैचों में कप्तानी करने का मौका मिला है। इन 7 खिलाड़ियों ने कुल मिलाकर 120 मैचों में कप्तानी की भूमिका निभाई है, जिसमें से 41 मैचों में टीम को जीत हासिल हुई थी। अभी तक जितने भी खिलाड़ियों ने अपने देश को 10 से ज्यादा टेस्ट मैचों में लीड किया है उनमें से 11% ही खिलाड़ी ऐसे थे जो बॉलिंग ऑलराउंडर या स्पेशलिस्ट बॉलर की हैसियत से मैदान पर उतरते थे। दूसरी तरफ 74% कप्तान 150 सालों के इतिहास में बल्लेबाज ही रहे हैं। इंग्लैंड की तरफ से बॉलिंग ऑलराउंडर या स्पेशलिस्ट गेंदबाजों के तौर पर उतरने वाले जितने भी खिलाड़ियों ने कप्तानी की भूमिका निभाई है उनको 200 से भी कम मैच दिए गए थे और इन मैचों में से 80% मैच सिर्फ 5-6 गेंदबाजों के खाते में आए थे। जहाँ एक तरफ बात यह है कि अगर कोई गेंदबाज ही किसी टीम को मैच जिताने में सबसे ज्यादा मदद करता है तो फिर वो गेंदबाज एक कप्तान बनकर भी मैच जिता सकता है। दूसरी तरफ कपिल देव, इमरान खान, सैमी और कमिंस जैसे खिलाड़ी इस बात को भी साबित करते हैं कि खिलाड़ी सभी तरह के वर्कलोड को उठाकर भी अपनी टीम को एशेज और आईसीसी टूर्नामेंट्स में चैंपियन बना सकता है। महेंद्र सिंह धोनी के कप्तान बनने से पहले विश्व क्रिकेट में किसी विकेट कीपर को कप्तान बनाने के आंकड़े भी
गेंदबाजों की तरह थे, मगर धोनी की अगुवाई में टीम की कामयाबी ने एक तरह से विश्व क्रिकेट में विकेट कीपर्स के लिए कप्तान बनने का रास्ता साफ कर दिया था। उसी तरह पैट कमिंस की एशेज और आईसीसी टूर्नामेंट्स में कामयाबी देखकर यह उम्मीद लगाई जा सकती है कि भविष्य में स्पेशलिस्ट गेंदबाजों को भी कप्तान के तौर पर देखा जाएगा। भारतीय टेस्ट क्रिकेट इतिहास में बुमराह टीम की कप्तानी करने वाले पहले स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज हैं, जो इस तरफ भी इशारा करता है कि क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा स्पिन गेंदबाजों को कप्तान बनाने वाला देश अब तेज गेंदबाजों की तरफ भी देख रहा है। इसके अलावा सऊदी ने भी न्यूजीलैंड को हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में लीड किया था। तो ये बातें एक तरह से गेंदबाजों के लिए एक अच्छे रिवॉर्ड की तरफ इशारा कर रही हैं, जो बहुत अच्छी बात है। इसी उम्मीद के साथ कि हम जल्दी अपने पसंदीदा गेंदबाजों को कप्तान बनते हुए देखेंगे और क्रिकेट में भेदभाव की यह नीति खत्म हो जाएगी। आज के इस एपिसोड में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी मेहनत को सफल बनाएंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।